हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 साइंस। और इसमें अध्याय रहेगा 3, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो ये अध्याय हम NCERT की किताब में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पोशाक होती है जिन्हें हम पहनते हैं, जो भी कपड़े हम डालते हैं वो कपड़े से निर्मित होते हैं। और कपड़े जो हैं प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों से प्राप्त स्रोतों से बनाए जाते हैं। जो कपड़े हैं वो रेशों से बनते हैं, और रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। तो हम प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम टेबल दिया हुआ है हमारे पास, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। तो प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे, इसके बारे में हमने ये टेबल बनाना है। इसमें आप 1, 2, 3 ऐसे क्रम लिखेंगे, और यहाँ पे वस्तु का नाम लिखना है। वस्तु का नाम का मतलब कपड़े का नाम लिखना है। जैसे रेशम का कपड़ा वो प्राकृतिक है, क्योंकि रेशम जो है रेशम के कीड़े से मिलता है, और वो प्राकृतिक है, इसलिए आप यहाँ प्राकृतिक लिख देंगे। ऐसे ही ऊन लिखेंगे, रुई लिखेंगे, और भी अन्य सामान आप लिख सकते हो। और वो किससे मिलता है वो आपने ये टेबल पूरा कर लेना है। उसके बाद है आपके पास ये टेबल पूरा करने के लिए आप यहाँ से भी मदद ले सकते हो। इसमें है कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया आपने उस टेबल में। तो क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो बच्चों, जो रेशे हमें पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं, जैसे ऊन है, कपास है, रेशम है, तो वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और जो रेशे मानव निर्मित होते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। तो इन्हीं रेशों के बारे में हम संश्लेषित रेशों के बारे में आगे पढ़ेंगे इस लेसन में। उसके बाद है आपके पास, आप ये संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे होते क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। आप ये देखो, जो माला है ये, इसमें माला में क्या है, आपके पास एक एक मोती हमने डाला है। तो जब एक एक मोती आपस में मिल जाते हैं, बहुत बड़ी एक माला बन जाती है। वैसे ही ये पेपर क्लिप होते हैं, पेपर को बांधने के लिए इस क्लिप का यूज करते हैं। तो जब हम काफ़ी सारे पेपर क्लिप जोड़ देते हैं आपस में, तो उससे भी एक ये इस तरह से लंबी संरचना बन जाती है। तो उसी प्रकार जो संश्लेषित रेशे होते हैं, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। जैसे ऊपर माला और पेपर क्लिप की श्रृंखला जो है एक एक को जोड़ के बनाई थी, वैसे ही संश्लेषित रेशे भी एक एक छोटी इकाई को जोड़ के बड़ी श्रृंखला बनाते हैं। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं। तो बहुलक किसे कहते हैं, जब छोटी छोटी इकाइयाँ बहुत सारी आपस में मिलके एक बड़ी इकाई बना देते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर जो है शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से
मिलकर बना है पॉली तथा मर से। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई। यानी जब एक इकाई अनेक बार आपस में जुड़ जाती है तो वो पॉलीमर बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक तो आपको याद होना चाहिए भी बहुलक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जब छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलके एक बड़ी श्रृंखला बना देते हैं तो उस बड़ी श्रृंखला को हम बहुलक कहते हैं। और इसमें छोटी इकाई को एकलक कहते हैं, वो भी एक रासायनिक पदार्थ होता है। और पॉलीमर जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है पॉली और मर से। पॉली का अर्थ होता है अनेक, मर का अर्थ होता है इकाई या एक भाग। अतः पॉलीमर बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। ठीक है बच्चों, तो पॉलीमर कैसे बनता है, जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलके दोहराई जाती हैं तो उससे बहुलक बनता है, पॉलीमर बनता है। उसके बाद है आपके पास जो प्राकृतिक पॉलीमर है या बहुलक है, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। जैसे कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए किसी एक प्राकृतिक बहुलक का नाम बताइए तो आपने बताना है सेलुलोज, जो कपास में पाया जाता है। और सेलुलोज बनता कैसी है, जैसे एक मोती था और वो एक एक मिलके माला बन गई थी, वैसे ही ग्लूकोज भी एक मोती का काम करता है। और ग्लूकोज जो है आपस में मिलके बहुत सारी संख्या में सेलुलोज बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके पास संश्लेषित रेशे के प्रकार। तो सबसे पहले आता है रेयान। तो रेयान जो होता है ये संश्लेषित रेशा है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे, रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है और इसकी खोज चीन में हुई थी। सबसे पहले रेशम की खोज चीन में हुई थी, लेकिन इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में छुपा के रखा था ताकि दूसरे देशों को इसका पता ना लग सके और वो उससे बने हुए महंगे वस्त्रों को दूसरे देशों में बहुत महंगे दाम पर बेचते रहें। ठीक है बच्चों, तो रेशों से प्राप्त जो कपड़ा था वो बहुत महंगा होता था, परंतु बहुत सुंदर बनावट होने की वजह से लोग उसको खरीद लेते थे और चीन के पास बहुत अधिक धन चला जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त कर लिए। उन्होंने अपनी लैब में, अपने प्रयोगशालाओं में एक ऐसा रेशा बना लिया था कृत्रिम रूप से, जो बिल्कुल रेशम के समान था। ठीक है, इस प्रकार का रेशा था जो काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान या कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो जो उन्होंने रेशा प्राप्त किया, कृत्रिम रूप से बनाया, जो रेशम के बिल्कुल समान था, तो उसका नाम उन्होंने रेयान दिया या इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। और प्राकृतिक रेशम वो होता है जो हमें रेशम के कीट से मिलता है, और जो हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं वो कृत्रिम रेशम होता है। ये प्रश्न आ जाता है कई बार, कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा रेयान। रेयान जो होता है कृत्रिम रेशम होता है। यद्यपि रेयान जो है प्राकृतिक स्रोत काष्ठलुगदी से बना है और ये मानव निर्मित रेशा भी है, तो ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसमें रेशम के गुण होते हैं, यानी रेशम के समान गुण होते हैं, लेकिन ये सस्ता होता है।
तो जिसकी वजह से इससे रेयान से अगर हम कपास के साथ इसको मिलाकर इसकी बिस्तर की चादरें बनाते हैं, ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम रेयान में कपास को मिलाएंगे तो बिस्तर और चादरें बन जाती हैं, और अगर हम रेयान में ऊन मिलाएं तो उससे कालीन या गलीचा बना सकते हैं। तो जैसा आप चित्र में नीचे देख रहे हो, तो ये रेयान से बनी हुई वस्तुएं हैं, कालीन है और ये चादरें वगैरह हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपके पास नायलॉन। तो नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है। नायलॉन भी एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल की सहायता से ये नहीं बनाया गया, यानी इसमें किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग नहीं किया गया बनाने में नायलॉन को। तो इसके निर्माण में क्या क्या चीज़ें लगती हैं नायलॉन बनाने में? एक कोयला, जल और वायु। कोयला, जल और वायु, इन तीन चीज़ों के प्रयोग से नायलॉन का निर्माण किया गया, और यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में आसान था। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। तो नायलॉन जो है एक तो मजबूत है, प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब इसकी बहुत पतली हम परत बना सकते हैं, हल्का भी है, चमकीला भी है और आसानी से धो भी सकते हैं, इसलिए कपड़े निर्माण में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ। नायलॉन वास्तव में इतना प्रबल होता है कि नायलॉन से हम पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाते हैं। तो जो पैराशूट के रस्से होते हैं और चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्से होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं, जो नायलॉन के बनाए जाते हैं। नायलॉन से अन्य वस्तुएं हैं, जैसे जुराबें हैं, रस्से हैं, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों के सीट के जो बेल्ट होती है, सीट बेल्ट, उसके पट्टे, स्विमिंग बैग, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, ठीक है, आदि, और पर्दे वगैरह भी नायलॉन के बनाए जाते हैं। तो ये आप चित्र देख रहे हो नायलॉन से, ये जुराबें हैं, जैसे ये रस्सा है, ब्रश है और ये पर्दा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आपके पास, तो नायलॉन बहुत मजबूत होता है। ये देखो, ये पैराशूट आप देख रहे हो, इसकी जो रस्सियाँ हैं, या ये पर्वत पे चढ़ रहा है रस्से की सहायता से, तो ये भी नायलॉन से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आप ये क्रियाकलाप कर सकते हो। इस क्रियाकलाप में क्या करना है, आपने इस तरह से एक क्लम्प लेना है, उसके ऊपर अलग अलग तरह के धागे बांधने हैं समान दूरी के, और उनके ऊपर वज़न लटका के देखना है उनके साथ। तो जो धागा जितना अधिक वज़न उठाएगा और जो धागा जितने कम वज़न में टूट जाएगा, तो उससे हमें उसकी मजबूती का, उसकी शक्ति का पता लग जाता है कि कौन सा धागा कितना मजबूत है, शक्तिशाली है। तो आप पाओगे जो नायलॉन के धागे हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, वो लोहे की तार से भी मजबूत होते हैं, टूटते नहीं। तो ये इस तरह से आप टेबल बना सकते हो कि कपास का धागा तोड़ने के लिए कितना भार की ज़रूरत पड़ी, ऊन का धागा तोड़ने के लिए कितने ज़रूरत पड़ी वज़न की, रेशम और नायलॉन के धागे के लिए। तो इस तरह से आप ये टेबल पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और जो धागे होंगे वो आपके पास सभी धागे जो हैं उनकी लंबाई एक समान होनी चाहिए और मोटाई भी एक समान होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक क्या होता है? तो पॉलिएस्टर और यह एक अन्य संश्लेषित रेशे हैं। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है। सपाट का मतलब सीधा रहता है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती।
ठीक है बच्चों, तो ये सरलता पूर्वक आसानी से धोया जा सकता है और इसकी सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ, यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें परिधान पहने अवश्य देखा होगा। जो टेरिलीन है वो बहुत लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन के कपड़े बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसे बहुत ही महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। तो टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। फिर उसके बाद है पैट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पैट ये बहुत बार पूछा जाता है, पैट का मतलब क्या होता है। तो पैट का आपने अर्थ देखना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है। पॉलीएथिलीन टरथलेट। पैट, पी का मतलब है पॉली, ई का मतलब है एथिलीन, टी का मतलब है टरथलेट। तो यह एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। तो पैट भी क्या है, पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जो, फिल्म तार बनाने में, जो जिस पहले फ़ोटोग्राफी की फिल्म होती थी जिसे हम नेगेटिव बोलते थे ना, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोएँ उतरती थी पहले, तो उसकी बनाने में, तार प्लास्टिक की तारें वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो चारों ओर दृष्टि घुमाएं तो पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुएं बहुत ज़्यादा हमें मिल जाती हैं। तो पॉलिएस्टर वास्तव में होता क्या है, पॉलिएस्टर जो है पॉली और एस्टर से मिलकर बनता है। यानी जब एस्टर के बहुत सारे इकाइयाँ आपस में मिल जाती हैं तो उससे पॉलिएस्टर का निर्माण होता है। वास्तव में एक रसायन है एस्टर। जब काफ़ी सारे एस्टर आपस में मिलेंगे, जैसे एक एस्टर, दो एस्टर, तीन एस्टर, चार, तो जब हम इनको आपस में मिला देंगे तो एक पॉलिएस्टर बन जाता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास तो इसमें एस्टर के कारण ही जो फल होते हैं उनमें सुगंध होती है। जो हम कई बार फलों को सूंघ के देखते हैं ना, को मीठा है, खट्टा है, क्या है, तो वो एस्टर की वजह से ही होती है, गंध आती है। तो इसमें निर्मित कपड़े होते हैं पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। जो पॉलिएस्टर के मुख्य कपड़े हैं, एक तो पॉलीकोट होता है, एक पॉलीवूल और टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं ये। तो कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनते हैं। जैसे पॉलीकोट है तो पॉलिएस्टर और कॉटन यानी कपास से मिलकर बनता है ये पॉलीकोट। और पॉलीवूल किससे मिलकर बनता है, पॉलिएस्टर और जब ऊन को वूल कहते हैं, तो पॉलिएस्टर और वूल आपस में मिलते हैं तो पॉलीवूल बन जाता है। और हिंदी में ऊन कहते हैं ऐसे, पॉलिएस्टर और ऊन के मिश्रण से पॉलीवूल बनता है। उसके बाद है हमारे पास, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल लेते हैं, कंबल का उपयोग करते हैं, तो उनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते वो, लेकिन ऊन के जैसे हमें दिखाई देते हैं, हमें ऐसे लगता है कि ये ऊन से ही बने हुए हैं, लेकिन जिस रेशे से वो बने होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्रिलिक कहते हैं। यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन जो है काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं बहुत सस्ती होती हैं और ये अनेक रंगों में उपलब्ध होती है। तो संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। उसके बाद है, अगर हम विभिन्न प्रकार के रेशों को जलाएं, तो पिछली कक्षा में हम 7वीं में ये क्रियाकलाप कर चुके हैं कि जो संश्लेषित रेशे हैं या कृत्रिम रेशे हैं या प्राकृतिक रेशे हैं, उनको जला के देखें तो आपको अलग अलग तरह के उनके गुणधर्म मिलते हैं।
तो इसमें क्या होता है, जब संश्लेषित रेशों को हम जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो वो पिघल जाते हैं। तो वास्तव में संश्लेषित रेशों का ये एक हानिकारक गुण है। तो यदि वस्त्रों में आग लग जाए तो ये शरीर के साथ चिपक जाते हैं और वहीं से पूरी जो हमारे शरीर की खाल होती है उसको जला देते हैं, जिससे हम बहुत अधिक हानि होती है। तो इसलिए जब भी आग का कार्य करते हैं, तो जब भी हम खाना बनाते हैं रसोई में, तो हमें संश्लेषित रेशों वाले कपड़े नहीं डालने चाहिए, हमें कॉटन वगैरह के कपड़े ही डालने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो शरीर से नहीं तो वो शरीर से चिपक जाते हैं। अगर कहीं दुर्घटना हो जाए, आग वगैरह लग जाए, तो हमें प्रयोगशाला और रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है, सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल पेट्रो रसायन कहलाते हैं। तो जितने भी संश्लेषित रेशे हैं उनको हम पेट्रो रसायन भी कहते हैं। इसे विविध प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। तो बाकी का हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगली वीडियो में मैं ये समझाऊंगा संश्लेषित रेशों के गुण। ठीक है बच्चों, आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपके समझ में आया है ये, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।